स्टेट्स ऑफ मैटर का तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इन तीन स्टेट की पढ़ाई होगी, बट 11th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ एक स्टेट पढ़नी है, दैट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट खाली आप पढ़ेंगे, ना तो लिक्विड स्टेट कोर्स में इस समय, ना ही सॉलिड स्टेट। 12th का फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट के बारे में इस चैप्टर के लास्ट में एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, बहुत छोटा सा, ना के बराबर जिसे कह सकते हैं, और उसमें 2 या 3 हेडिंग है, और वो तीनों हेडिंग आपको आती हैं अभी। जैसे उसमें एक हेडिंग का नाम है सरफेस टेंशन। टेंशन तो तुम्हें वैसे ही बहुत है, फिजिक्स वालों ने नहीं रखी, मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ी रखी होगी, हेडिंग पढ़ी है फिजिक्स में, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो नहीं पढ़ी है आपने? अच्छा, मतलब सरफेस टेंशन नहीं पढ़ी हुई, वहां आपका एक आएगा ना काइनेमेटिक्स, नो सॉरी, दैट इज वही स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन, स्ट्रीमलाइन मोशन, तो उसमें आता है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आएगा, तो वो फिजिक्स में आपका होगा, वो यहाँ पे भी होगा। तीन ही हेडिंग है केमिस्ट्री में, लिक्विड स्टेट में, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, ये तीन है। वेपर प्रेशर में आपको पढ़ा, तो लिक्विड स्टेट में इतना टेंशन नहीं है आपको। आपको जो चैप्टर पूरा पढ़ना है ओवरऑल गैसियस स्टेट का। ना पहली हेडिंग वही है, सॉलिड लिक्विड गैस में अंदर क्या लिखना नहीं बेटा, मालूम चाहिए ना सॉलिड लिक्विड गैस में क्या, गैस के पार्टिकल दूर होते हैं, लिक्विड के कुछ पास, सॉलिड के बहुत पास। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, लिक्विड में स्ट्रॉन्ग, सॉलिड में और स्ट्रॉन्ग। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, सबसे पहले हेडिंग कर दी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडर वॉल फोर्स को एक्सप्लेन किया है। वंडर वॉल्स फोर्स कितने टाइप के होते हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है। बेसिकली एनसीईआरटी कह रही है कि इससे पिछला चैप्टर या उससे आगे पीछे एक चैप्टर था केमिकल बॉन्ड, याद, उसमें पहला बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, NaCl में आयनिक बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जैसे डायमंड में है या बाकी जगह कोवलेंट बॉन्ड है, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक मेटल्स के अंदर बॉन्ड होता है, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड, आयरन में या किसी भी मेटल के अंदर जो बॉन्ड है मेटेलिक। तो जहां कोई बॉन्ड नहीं है वहां कौन से फोर्स है, तो एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, जहां चीजों में आपको कोई बॉन्ड दिख नहीं रहा, दैट मींस एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं दिख रहा, डन। अब हम बात करें किसी हैवी मॉलिक्यूल जैसे CO2 की, जैसे मैंने पहले कहा हाइड्रोजन, फिर मैंने कहा CO2, तो ना तो उसमें दो हाइड्रोजन का अट्रैक्शन दिख रहा था, ना दो CO2, है ना, लेकिन ये तो गारंटेड है इसमें अट्रैक्शन है। कैसे प्रूफ करें बेटा, प्रूफ कैसे करोगे कि अट्रैक्शन है? इसका प्रूफ किया जाएगा प्रॉपर्टी से। कैसे कि जब हम इनको कूल करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये गैस लिक्विफाई हो जाती है। तो अगर इनमें अट्रैक्शन नहीं तो लिक्विड बनना ही नहीं चाहिए कभी। क्यों? व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड वो चीज है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ठंडा करने में इसके अट्रैक्शन बढ़ गए, मतलब पहले अट्रैक्शन थे वो वीक थे, बाद में अट्रैक्शन बढ़ गए और इतने बढ़ गए लिक्विड हो गया, और ठंडा किया तो सॉलिड बन गया। जैसे ड्राई आइस सुना होगा, सॉलिड CO2 कहते हैं, बहुत ज्यादा CO2 को ठंडा किया जाता है तो सॉलिड भी बन जाता है। तो इनका सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करना ये बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनमें भी, ठीक है। दूसरा प्रूफ क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना मुश्किल है, CO2 को लिक्विफाई करना हाइड्रोजन से आसान है। बेटा इससे क्या समझ में आया कि CO2 को लिक्विफाई करना आसान है और हाइड्रोजन को मुश्किल है? इसका मतलब CO2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन से, इसे लिक्विफाई करना आसान है, यानी इसके पार्टिकल पास लाना आसान है। इसका मतलब इसमें पहले ही अट्रैक्शन था और इससे ज्यादा, दैट मींस कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है। क्लियर? तो उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम दे दिया वंडर वॉल फोर्सेस। एनसीईआरटी ने सबसे पहली हेडिंग दे रखी है वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक। तो बेसिकली कौन से फोर्स है ये, व्हाट आर वंडर वॉल फोर्सेस? दे आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इन्हें हम आईएमएफ कहेंगे बार-बार। दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो वंडरवॉल फोर्स कहलाएगा। अब ये वंडरवॉल के ना 5 कैटेगरी, 4 या 5 कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी है बेटा, पहली कैटेगरी शॉर्ट में मैंने लिख दिया डिस्पर्शन
फोर्स, ठीक है, या डिस्पर्शन फोर्स साथ में इसका एक और नाम है लंदन फोर्स, ठीक है, लंदन फोर्स, ठीक है। व्हाट आर डिस्पर्शन या लंदन फोर्स क्या है, ठीक, बेसिकली ये है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, और फिर यही वाला वर्ड दोबारा है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, दो बारी एक ही वर्ड है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। तो अगर ये वाला एक आपको खाली लंदन फोर्स समझ में आ जाए तो बाकी चार समझने की जरूरत ही नहीं, बाकी तीन नहीं समझोगे तो भी काम चल जाएगा, बस आपको ये एक समझ में आ जाए, ठीक है। तो व्हाट इज लंदन फोर्स, वैसे भी कॉमन सेंस से अगर लंदन आपको दिख गया, लंदन कंट्री आपने घूम लिया, कंट्री नहीं है सॉरी कैपिटल है ना इंग्लैंड, पक्का जी के मेरी वीक है इसलिए पूछ लेता हूँ कई बार, ठीक है। तो अगर आप इंग्लैंड घूम आए हैं तो फिर इंडिया में तो बाकी चीजें सस्ती लगेंगी आपको, है पाउंड में खर्च कर लिया। तो व्हाट इज दिस वन इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इस वर्ड पे फोकस करेंगे। पहला पॉइंट, क्या डाइपोल वर्ड जानते, डाइपोल जानते नहीं जानते, डाई मतलब दो, पोल मतलब अपोजिट चार्जेस, तो डाइपोल का मतलब समझ में आया, दो चार्जेस आना, अपोजिट चार्जेस आना, एक प्लस या माइनस, वो डाइपोल होता है। व्हाट इज इंड्यूस, इंड्यूस है नहीं चार्जेस, दिख रहे हैं थोड़ी देर की, मतलब चार्जेस अपीयर हो रहे हैं असलियत में नहीं, दैट इज इंडक्शन। जैसे अगर एक वायर पे प्लस चार्ज चल रहा हो, हाई इंटेंसिटी का हो, और दूसरी वायर पे चार्ज ना हो, तब भी इस वायर की वजह से इस वायर पे कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस, तो हम कहते हैं इट इज ड्यू टू इंडक्शन, इंड्यूस, जिसे इंग्लिश में ये कहते हैं एक वायर और दूसरी वायर, और हमारे हिंदी में इसे क्या कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी कहावत सुनी है, तो वो क्या है, इंडक्शन, ठीक। या फिर बहुत सिंपल भाषा में अगर समझे, इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आप कार खरीद लो, व्हाटएवर, कोई भी छोटी मोटी गाड़ी खरीद लीजिए, BMW खरीद लीजिए, ऑडी खरीद लो, मर्सिडीज कोई भी खरीद, तो ये जो आपका पड़ोसी है ना, उसको बीमारियां लग जाएगी, वो प्रॉब्लम में आ रही, वो टेंशन में आ रही, तो ये इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन में अपोजिट होता है, मतलब एक खुश तो दूसरा दुखी, एक पे प्लस चार्ज तो दूसरे पे माइनस। तो आपको वर्ड इंड्यूस समझ में आ रहा है, इंड्यूस मतलब चार्जेस जनरेट होंगे, चार्जेस एक्चुअली है नहीं, जनरेट होंगे। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, मतलब तो समझ में आ रहा ना, एट एनी इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर एट ए टाइम फ्रेम, एक ही वैल्यू टाइम को, दैट इज इंस्टेंट। सुना तो होगा कुछ नहीं तो इंस्टेंट कॉफी तो सुनी होगी, है ना, तो वहीं से इंस्टेंटेनियस याद करो, फटाफट बना लो। या फिर इंस्टेंटेनियस को जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं ना, पलक झपकते ही, है ना, वो हमारे लिए इंस्टेंटेनियस है कि मोमेंटरी कोई काम हो जाए, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा जैसे हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर बहुत सारे सैनिक उसमें सफर कर रहे हैं, ठीक है, CDS भी अपना है, चीफ डिफेंस सेक्रेटरी भी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस कांड भी हो सकते हैं। फिलहाल वर्ड इंस्टेंटेनियस में वहां क्या है कि लेट सपोज डिफेंस के लोग जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में है, व्हाटएवर, ठीक है, और कई कंट्रीज के अलग अलग, ठीक है, तो इंडिया वाले ने, मतलब जैसे US वाले ने हाथ बाहर निकाला, उसने बता दिया देखो चाइना आ गया या US आ गया, कैसे आ गया उससे पूछा, बोले ये देखो भाई US की टेक्नोलॉजी है कि इतने हाइट पे आने के बाद, लगभग जमीन से हम 5, 7, 10, 50 किलोमीटर ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे मैंने मोबाइल बाहर रखा था, उसके सिग्नल आ गए, तो इसका मतलब ये US की टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये US। चाइना वाले ने कहा उसके कंट्री के ऊपर, उसने हाथ बाहर निकाला हवाई जहाज के, 100% चाइना, कैसे चाइना है, बोले मैंने मोबाइल बाहर निकाला और हमारी टेक्नोलॉजी ये, इतनी गर्मियों में बर्फ तो बननी नहीं चाहिए, जैसे ही अंदर आया इसके चारों तरफ बर्फ, दैट मींस इट इज चाइना। और इन लोगों को ये समझने में 5-5 मिनट लगे, मोदी भी बैठे थे उसमें, मोदी ने हाथ बाहर निकाला, अंदर निकाला, बोले इंडिया है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मोमेंटरी, इंस्टेंटेनियस, कैसे एक सेकंड में नेटवर्क आ जाए, इंडिया है, इंडिया जमीन से 550-60 किलोमीटर ऊपर, कैसे, मोबाइल उसने बाहर निकाला,
अंदर आया मोबाइल नहीं था। मतलब चोरी हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये इंडिया है। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ मतलब झपट्टे काम हो जाते हैं। तो इंस्टेंटेनियस समझ में आया? ठीक है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? क्लियर? इंड्यूस क्लियर है? ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बस एक ये समझ में आ गया तो बाकी चारों में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस इसको जरा ध्यान से समझना है क्या। अब ये वाला जो फोर्स है बेसिकली है क्या है, ये रहा एक मॉलिक्यूल दिस, ठीक है, ये हमने सर्कुलर शेप का मान लिया। ये रहा इसका दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें कोई अट्रैक्शन तो दिखती ना, क्योंकि चार्जेस हैं। अच्छा, साइंटिस्ट एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसी को भी अगर समझाना है तो वो बातें उसे बता दो जो उसने थोड़ी बहुत सुनी हुई, बाद में वो अपने लॉजिक लगा के अपने आप सब समझ लेता है। ठीक है, जैसे उन्होंने बस इतना प्रूफ किया कि ये जो है ना थोड़ी देर के लिए डिफॉर्म हो रहा है, यानी इसकी शेप सर्कुलर से काय में चेंज हो रही है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल सुना है ना, बट इलिप्स सुना है ना, उसकी दो एक्सिस होती है, सुना है कौन सी? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ऐसे करके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मेजर माइनर सुना है ना। अनसिमेट्रिकल होता है, स्क्वायर की तरह नहीं होता। तो उसने कहा कि ये जो है ना डिफॉर्म हो जाता है, ये क्या हो गए? डिफॉर्म। और डिफॉर्म हो गए तो यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ थोड़ी देर के अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे चार्जेस बैलेंस नहीं है, थोड़ा नेगेटिव चार्ज है। और इस एंड पे कौन सा है? पॉजिटिव। इस एंड पे पॉजिटिव और इस एंड पे नेगेटिव। बोले चार्जेस आ गए चार्जेस, अट्रैक्शन आ। बोले चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन है, और अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन नहीं। समझना है? अगर उसे रिपल्शन प्रूफ करना हो, सिंपल, वो क्या कहता है? चार्जेस आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं, यहाँ दोनों में नेगेटिव है, रिपल्शन होगा। अभी उसे क्या प्रूफ करना है? अट्रैक्शन। उसने कहा देखो चार्जेस आ गए, चार्जेस आ गए तो तुम जानते हो उल्टे चार्जेस चीजें जुड़ती हैं, तो उसने कह दिया हाँ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? समझ में आया? थ्योरी एक्सप्लेन हो गई। थ्योरी कैसे एक्सप्लेन की उस पर फोकस करिए। उन्होंने कहा कि हर एक मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम, उसकी एक डिफरेंट शेप, और वो सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से चार्जेस उसमें नहीं। बट इसी के कई सारे मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं तो मोमेंट्री, यानी कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ होगा, और उसके उल्टा आगे चलता जाएगा। यानी इंस्टेंटेनियस हर थोड़ी देर में इंड्यूस डाइपोल बनते जाएंगे। इंड्यूस मतलब डाइपोल था नहीं, डाइपोल बना। और ये वर्ड दो बार क्यों लिखा है? इस मॉलिक्यूल में भी और इस मॉलिक्यूल में भी। एक वर्ड इसके लिए इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, और एक वर्ड इसके। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल बना, जिसकी वजह से इन्होंने अट्रैक्ट किया। क्लियर है? अच्छा, अब प्रूफ देना पड़ेगा कि जो तुम थ्योरी कह रहे हो उसके क्या पॉइंट, उससे क्या क्या चीजें प्रूफ हो रही। जैसे इन्होंने कहा बताओ बेटा कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, या इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस स्पीशीज का साइज छोटा है या बड़ा। कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं हीलियम को कहूं, हीलियम का एटम छोटा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, जेनन बहुत बड़ा साइज, तो कौन डिफॉर्म जल्दी होगा, हीलियम या जेनॉन? नहीं आया समझ में? ये रहा हीलियम का साइज, ये रहा जेनॉन का साइज, कौन डिफॉर्म जल्दी होगा? कॉमन सेंस लगाओ बेटा, हीलियम छोटा सा साइज है, न्यूक्लियस के पास में सारे इलेक्ट्रॉन है, डिफॉर्म करना मुश्किल है। इसका साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, तो इसको डिफॉर्म करना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो केमिकल पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हो, जिसका साइज छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, साइज बड़ा होने पे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं। याद आया? इज इट क्लियर? जैसे कि ये न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, पी फॉर पिताजी होते हैं। इज इट क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये शरारती बच्चे हैं। इज इट क्लियर? जब ये स्पेशली बॉयज का है मामला, जब ये बहुत छोटे थे, ठीक है, तो पिताजी जान छिड़कते कहाँ छोटा जे वो सारी चीजें थी, और कोई कह के भी देखे मैं तुम्हारा बच्चा ले जाता हूँ, ये अच्छा। इज इट क्लियर? और अब क्या हाल है, जब आप अभी तो 12वें पे ही आए हो, 11वें 12वें पे आए हो, और 2-4 साल हो इन न्यूक्लियस से और दूर होने दो, फिर उसके बाद ये कहेंगे बेटा कहीं जाना नहीं है, देख लो कोई बाहर काम काम मिल जाए तुम्हें। ठीक है, फिर बाद में वो डायलॉग कभी भी सुनते आ रहे होगे ना, बेटा देखो ये जो पैसे है
पेड़ में नहीं उगती है। और फिर अगर कोई बात और कुछ हो जाए, जो मैं कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये बाल ना मैंने ना धूप में नहीं सफेद, यानी तुमसे ज्यादा दुनिया नहीं। फिर कहो ना मेरे दोस्त ने ये किया, एक एग्जाम्पल बड़ा पक्का है, अगर वो कुएं में कूद जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कुआं है जो भरा ही नहीं, इतने लोग उसमें कूद चुके हैं, इतनी बार माँ बाप ने कह रखा है अगर वो कुएं में कूद जाएगा, अगर वो खिड़की से कूद जाएगा तो क्या तुम भी कूद जाओगे, या वो कहते कूद जाओ तो कूद जाओगे, है नहीं। तो वो वाले पॉइंट्स आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। तो जैसे साइज बड़ा हो गया तो ध्यान रखो कभी भी मार पड़ोस थे, ठीक है। अभी हो सकता है बचपन में कोई ने घर पे फोन किया हो ना, तुम्हारा बच्चा किडनैप हो गया है, पिताजी कहे अरे कितने पैसे चाहिए बताओ, 10 लाख 20 लाख। अब अगर बच्चा फोन करे तुम्हारा बच्चा किडनैप हो गया, कहेंगे ऐसा है मुझे 10 लाख चाहिए, मैं 10 करोड़ दूंगी। ये लौट के नहीं आना चाहिए। वही कोई काम कराओ, बर्तन मंजवाओ, कुछ कराओ, लेकिन इंसान बना के भेजो, तो उनकी नजर में वो नहीं तुम इंसान, ठीक है। फिलहाल ये वर्ड क्लियर है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये आपको ध्यान रहेगा जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा, और अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो तो पोलैरिटी ज्यादा है, और पोलैरिटी ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इज इट क्लियर? इसीलिए हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है और नीचे जाते जाते ज़ेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अगर आपको पता है थोड़ा बहुत आइसोमेरिक पढ़ चुके हो, एक नॉर्मल पेंटेन होता है एन पेंटेन, एक आइसो पेंटेन होता है और एक नियो पेंटेन, याद 3 आइसोमर। तो नॉर्मल पेंटेन स्टेट चेन होता है, आइसो पेंटेन में थोड़ी ब्रांचिंग और नियो पेंटेन में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग। तो नॉर्मल पेंटेन का साइज या सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो डिफॉर्मेशन भी ज्यादा, डिफॉर्मेशन ज्यादा तो अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट भी। आइसो पेंटेन का एरिया कम, डिफॉर्मेशन कम, और नियो पेंटेन का बहुत। इज इट क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल। तो इस थ्योरी के प्रूफ को, मतलब उसने जो बातें बताई वॉटरफॉल से कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल आता है और इंस्टेंटेनियस डाइपोल आने से अट्रैक्शन आता है। जिसका डाइपोल आसानी से आ जाएगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका डाइपोल मुश्किल से आएगा उसका अट्रैक्शन कम। प्रूफ हो गया, हीलियम का डाइपोल मुश्किल से आ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, ज़ेनॉन का डाइपोल आसानी से आ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्लियर? अच्छा एक वर्ड आपने सुना ये लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्यूशन चैप्टर में, जैसा जैसे में घुलता है ना, कितनी बार बताया, जैसे दोस्त दोस्तों के साथ ही जाके बैठते हैं और दोस्त एक कैटेगरी गधे गधों के साथ, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ बैठते हैं ना, ऐसा सुना है? मतलब अगर 6 लोगों का ग्रुप है, मैंने पता कर लिया ये वाला जो है सेंट्रली ये एक फुटबॉलर है, तो आसपास जितने भी होंगे स्पोर्ट्समैन होंगे, चाहे वो फुटबॉलर हो या कोई होंगे, पढ़ने वाला एक भी नहीं, ग्रेडेड, ठीक है। मतलब यूजुअल एक थिंकिंग है, लाइक डिसॉल्व लाइक वैसा। ऐसे ही यहाँ पे हीलियम पानी में ज्यादा घुलेगा या ज़ेनॉन, कुछ कौन ज्यादा घुलेगा पानी में और क्यों? विच विल डिसॉल्व एंड व्हाई? अभी भी नहीं समझ में आया। थ्योरी क्या लगानी है? लाइक डिसॉल्व लाइक, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, वेरी गुड, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। यानी जिसमें चार्ज हो गए वही ज्यादा घुलेगा। और अभी हमने समझाया चार्ज किसमें ज्यादा आ रहे हैं, इसका साइज बड़ा, इसका साइज बड़ा, इसमें चार्ज ज्यादा आ गए। इज इट क्लियर? हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम या बहुत कम है वाटर। एनी डाउट? यहां तक क्लियर है पॉइंट? तो पहली हेडिंग क्लियर है। चलिए हम हेडिंग या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं गैसियस स्टेट। पहली हेडिंग है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें लिखेंगे मैटर है मेनली 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। जिस बच्चे को पढ़ने का मन नहीं होता ना, पता वो क्या कहता है सर एक मिनट, या सर नहीं प्लाज्मा स्टेट भी होती है और ये स्टेट भी होती है। मेरे भाई अभी तुम्हें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना है, जिसे हम लेटेस्ट सिलेबस कहते हैं, जो जस्ट अभी 20-25 साल पुराना है, 30 साल से ज्यादा पुराना नहीं। तो एकदम लेटेस्ट सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। कुत्ते को पढ़ो, तुम्हें प्लाज्मा पता है या मामा स्टेट पता है तो मुझे मतलब, ठीक है। यहाँ सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस की बात होगी क्योंकि फिलहाल एनसीईआरटी में कोई, ठीक है। तो मैटर हैज मेनली 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें क्या अंतर है वो अपने आप लिख लोगे, वो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं। एनी डाउट? हेडिंग डालो सीधा गैसियस। बेटा गैस में मास डेफिनेट होता है कि नहीं होता?
समझ में आया सॉलिड में? तो पहला पॉइंट ऑब्वियसली यही है, सॉलिड वाली बात है। व्हाट इज मास? पार्टिकल का वजन। पार्टिकल जिंदा है तो मतलब पार्टिकल मौजूद है तो उनका वजन भी मौजूद रहे। अगर मैं शेप की बात करता, वॉल्यूम की बात करता, तब आप समझ। एक मिनट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चों बोलो, नहीं डाउट है? पहला वाला वर्ड क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपने ये लिख लिया है आई होप सो कि यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें आपको पहले हेडिंग लिखनी है लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या करो, लिखवाऊं मैं? चलो सुन लीजिए, खाली आपको मालूम है वैसे सारे पॉइंट। गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, समटाइम मॉलिक्यूलर एटम्स, कभी एटम भी होते हैं और मॉलिक्यूल भी होते हैं। पहला पॉइंट ये, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट, सबसे वीक होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, दो पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। ठीक है, गैसेस आर मेजर्ड ऑन 4 क्राइटेरिया, वो अभी मैं लिखाऊंगा। अभी 4 क्राइटेरिया कौन से 4? गैसेस को मेजर करने के लिए 4 क्या चीजें हैं हमारे पास? टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट। अमाउंट को 2 तरीके से मेजर करते हैं, या तो वॉल्यूम से या मोल या मास से। ठीक है, तो गैसेस को हम 4 तरीके से उनका मेजरमेंट करेंगे, उनको 4 तरीके से हम स्टडी करके पढ़ेंगे। ठीक है, वो अभी चारों तरीके में लिखा दूंगा इस कोर्स से। ठीक है, अब अगली हेडिंग का नाम था द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस पार्टिकल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस पार्टिकल, उसमें बेटा पहला है dispersion or London force, or obviously it is weakest of all the forces. It is weakest of all the known forces. जितने भी forces हमें पता हैं उन forces में सबसे weakest ये है। It is weakest of all the known forces. ठीक है, लंदन फोर्स से ज्यादा वीक कोई भी फोर्स नहीं है। और नाम तो लिख ही लिया ना इसका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सब तो लिख लिया। सॉरी, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल लंदन, वीकेस्ट ऑफ ऑल द फोर्स। सेकंड पॉइंट, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जहां चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो एटम हो, उनमें नॉन पोलरिटी हो, कोई भी चार्जेस ना। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे HCl के लिए ये नहीं, तो नहीं आपको समझ में आता है। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है,
ये फोर्स किसके लिए? H2Cl2, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, CO2, जो नॉन पोलर चीजें हैं उनको प्रूव करना कि नॉन पोलर में भी फोर्स है। अब अगला पॉइंट, ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? तो अगर आपको समझ में आ गया, ये वाला जो फोर्स है, लंदन फोर्स कह रहे हैं, तो मैं इसे IMF कह दे रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, क्योंकि जो जनरली हैवी होता है उसका साइज बड़ा होता है। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। और अगर बाय चांस मोलर मास सेम आ जाए, जैसे ये 3 एग्जांपल बोले मैंने बेटा, ये 3 कौन से हैं? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोमर्स में मोलर मास सेम है, तो सरफेस एरिया देखना है। तो आप पहले मोलर मास देखेंगे और बाद में सरफेस। लिख लीजिए, the force of attraction is directly proportional to, okay, yeah, London force is directly proportional to molar mass, ठीक है, और सरफेस एरिया। मतलब पहली प्रायोरिटी या पहली प्रेफरेंस इसका मोलर मास होगा, और अगर मोलर मास दो चीजों का सेम है तो आप सरफेस एरिया देखेंगे, मोलर मास एंड सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अमंग नोबल गैसेस, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें बच्चों, अमंग नोबल गैसेस हीलियम हैज स्मॉलेस्ट साइज, among noble gases helium has smallest size, बेटा साइज स्मॉल कह लो या मोलर मास लीस्ट है, देयरफॉर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट, देयरफॉर इट हैज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट हैज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेटा इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक होंगे, हेंस its boiling point is lowest among all elements in periodic table, hence its boiling point is lowest among all elements in periodic table, its boiling point is lowest among all elements in periodic table, ठीक है बेटा, बोलो कोई डाउट समझ में आ रहा? तो अब आपको ये क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं ईज ऑफ लिक्विफिकेशन किस गैस का ज्यादा है, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। कॉमन सेंस, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। व्हाट इज लिक्विफाई होना? पार्टिकल को पास आना है, इसमें पहले से अट्रैक्शन है वो जल्दी पास है, इसीलिए हीलियम देर में लिक्विफाई होती है और ज़ेनॉन, और इसी को अभी आगे पढ़ेंगे गैसेस का क्रिटिकल टेंपरेचर भी कहते हैं, तो हीलियम का क्रिटिकल टेंपरेचर सबसे लीस्ट, इसलिए हेंस helium is very difficult to liquefy, helium gas is very difficult to liquefy, इसका ease of liquefaction बहुत मुश्किल है, helium gas is very difficult to liquefy and it has least critical, it has very less critical temperature, it has very less critical temperature, इसे लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है and it has very less critical temperature, full clear है, कोई डाउट? पहला क्लियर, ऐसे कह देते हैं गैसेस को ना चारकोल पे एब्जॉर्ब कराया जाता है, जैसे इनर्ट गैसेस को कोकोनट चारकोल पे करते हैं, तो कोकोनट का चारकोल जो होता है उसको ऊपर इनर्ट गैसेस आके एब्जॉर्ब होती है, यानी इसके ऊपर आके सेटल डाउन होती है। कौन सी इनर्ट गैस इजीली सेटल डाउन होगी? गैस के पार्टिकल दूर है, पास आके सेटल होना, तो वही गैस के पार्टिकल पास जल्दी आए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो ज़ेनॉन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी और हीलियम सबसे क्लियर है। तो हर वो चीज जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम है वो हम क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, और हीलियम का मिनिमम है, ज़ेनॉन का मैक्सिमम। अब बताइए, एक हाइड्रोजन गैस हमने ले ली, एक लेट सपोज मीथेन ले ली, और एक हमने O2 ले ली ऑक्सीजन, और एक CO2 ले ली। तो मैं कह रहा हूं बताओ ऑर्डर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा है? तो ये सारी नॉन पोलर है, ठीक है,
हीलियम का मोलर सॉरी हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, इसका 16 है, इसका 32 है, इसका 40। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका सरफेस एरिया हम ज्यादा मानेंगे, इसलिए उसका ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सारी चीजें क्लियर है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम नॉर्मल पेंटेन कहते, आप स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर हम आइसोपेंटेन कहते और हम नियोपेंटेन कहते और कहते बताओ अब इन तीनों में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में किसका ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन ज्यादा है? तो अब आंसर ये, क्यों? क्योंकि मोलर मास तो सबका सेम होता, मोलर मास इन तीनों का सेम है, बट इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। जहां एरिया कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बोलो दोनों बातें क्लियर? पहला मॉलिक्यूलर वेट से क्वेश्चन हो गया, दूसरा सरफेस एरिया से। कोई डाउट? ठीक, अब देखिए मैंने कहा था पहले में भी टाइम लगना है, बाकी तीनों तो आप अगर पहला समझ में आया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारे समझ में आते हो। ठीक है, मतलब अगर आपने पहला ध्यान से समझा है, बात अलग है कि अगर कोई है खाली बैठे गेम खेलते हो, क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो, इसका क्रॉस लगा देते जीरो तो कहता है। अब आयो सेकंड हेडिंग, व्हाट इज सेकंड वन? बताओ व्हाट इज सेकंड क्या होगा? एक में डाइपोल पहले से और एक में इंड्यूस डाइपोल। पिछले और इसमें क्या अंतर है? पिछले में दोनों में इंड्यूस डाइपोल और इसमें एक में डाइपोल है और एक में डाइपोल बनाना। अच्छा, इस कोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? इस कोर्स को एक्सप्लेन करने का रीजन क्या है? आप सब ये पूछ रहे हैं, मान लो कि वाटर H2, क्या वाटर में ऑक्सीजन गैस घुली होती है? वाटर के अंदर O2 डिसॉल्व होती है 100% होती है। नहीं तो ये पानी के अंदर क्या मतलब ऑक्सीजन देने जाते हो मछलियों को, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है तभी तो जिंदा है वो। तो एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन लेके ही जिंदा होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन मिल कैसे रही है? इसका मतलब वाटर में डिसॉल्व है। अच्छा, वाटर तो फ्री फ्लोइंग है और वो लगातार अगर फ्लो कर रहा है तो ऑक्सीजन तो सारी निकल के बाहर आ जानी चाहिए, वो अंदर जिंदा कैसे है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स जरूर है जो वाटर और ऑक्सीजन में है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लगातार डिसॉल्व, और खाली ऑक्सीजन नहीं बाकी गैसेस भी डिसॉल्व। सेम ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन CO2 जा रही है, अब कौन नहीं ये तो भूलेगी नहीं, अब क्यों नहीं भूलेगी, सांस कैसे ले लिया जिंदा कैसे? ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है इसको जरा सोच के देखिए। यहाँ डाइपोल है और इंड्यूस डाइपोल है ऑक्सीजन, ये तो था पोलर और ये क्या है नॉन पोलर, और ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनका अट्रैक्शन चला रहा है डाइपोल इंड्यूस। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल पिछले वाले से स्ट्रांग हो गया अपने आप। क्यों स्ट्रांग हो गया भैया? क्योंकि पिछले वाले में तो दोनों में डाइपोल बनाने पड़ रहे थे, इंड्यूस थे। इसमें कम से कम एक में पहले से डाइपोल है, एक में बनाना पड़ रहा है, यानी एक में पहले से चार्जेस है, मतलब हमेशा चार्जेस है, इसमें चार्जेस बनाने पड़ेंगे तो पहले से स्ट्रांग डन। और एनसीईआरटी में वैल्यू भी दे रखी है। एनसीईआरटी में शायद मुझे ध्यान रखना है, एक बार कंफर्म कर देंगे, जो पिछले वाला था दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल सॉरी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड लंडन फोर्स F is inversely proportional to R raised to the power 6 था उसका। फिर भी एक बार एनसीईआरटी में कंफर्म कर दूंगा, और इसमें कंपटीशन में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि R raised to power 6 किसका है, 3 किसका है। तो जहां तक मुझे ध्यान है सबसे पहला सबसे वीकेस्ट है तो R raised to power 6। ये वाले का नाम है, जैसे उसका नाम था लंदन फोर्स, इसका नाम है कीजम फोर्स, KEESEM, कीजम फोर्स के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये क्लियर है फोर्स क्या है भैया? क्लियर है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच का है। अब अगला पॉइंट वही है, वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा बोलेगी या हाइड्रोजन? तो अगेन वही कॉमन सेंस पिछला वाला कि हाइड्रोजन में तुम इंड्यूस जल्दी कर लोगे या ऑक्सीजन? जिसका साइज बड़ा है उसमें डिफॉर्म जल्दी कर लोगे, तो उसमें इंड्यूस जल्दी बना लो, जिसमें इंड्यूस जल्दी बना लो उसी में डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा या अट्रैक्शन ज्यादा।
वर्ड समझ में आ गया। इसमें तो पहले से ही डाइपोल है ही, इसका डाइपोल बनेगा, जिसका ज्यादा बनेगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, वो ज्यादा खुलेगा। इज इट क्लियर? तो अगर कहें वाटर में ऑक्सीजन जल्दी खुलेगी या SO2 या सॉरी SO3, तो SO3 और हेवी गैस, वो भी नॉन पोलर है, वो ज्यादा जल्दी खुल जाएगी। ऑक्सीजन कम पोलर है, सॉरी ऑक्सीजन लाइटर गैस है, दोनों ही नॉन पोलर है, ये कम खुलेगी, ज्यादा। हाइड्रोजन और हल्की है और कम खुलेगी। बोलो क्लियर है? दूसरी हेडिंग खत्म। अब इसका भी ना एक बार एनसीईआरटी से मैं वैल्यू देख के आपको बता दूंगा, ये कंडीशन दे रखी है कब 4 है कब 3 है, वो अभी देख के बता एनसीईआरटी जल्दी दे दे बेटा, नहीं चल। तीसरा क्या होगा? तीसरा, अरे तीसरा हो गया डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, दोनों चीजें पहले से पोलर है। जैसे एक HCl का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी HCl का मॉलिक्यूल है, इनका जो अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? डाइपोल, डाइपोल। चौथा क्या होगा? चौथा आयन डाइपोल। एक आयन एक डाइपोल, मतलब ये इन्होंने कह दिया सोडियम इन वाटर, सॉरी सोडियम आयन इन वाटर। NaCl को पानी में घोला तो Na आयन बना, HCl आयन बना। Na आयन जब वाटर के चारों ओर आ रहा है, या वाटर सॉरी सोडियम आयन के चारों ओर जो वाटर आ रहा है, इनके बीच में क्या अट्रैक्शन है? तो सोडियम इन वाटर के जो अट्रैक्शन है वो क्या कहला रहा है? आयन टाइप। एक आयन है, एक डाइपोल। अगला क्या होगा? ये मत कह देना आयन आयन, क्यों? वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए आयन आयन। लेकिन आप पांचवा टाइप कहलाता है डाइपोल, डाइपोल का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ ये हमने पिछले चैप्टर पढ़ लिया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये डाइपोल, डाइपोल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन। इज इट क्लियर? पांचों क्लियर? ठीक है बच्चों, हाँ इतना ही। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।